नमस्कार बच्चों, कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 11 जो डील करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम सेक्शन 149 से लेके 172। तो आज हम इसकी रिवीजन करेंगे, बिल्कुल जैसे क्लास में मैंने आपको हैंड रिटन अपने नोट्स बनाए हैं, पढ़ाया जिस तरीके से, उसी में से एक एक वर्ड मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये चैप्टर स्वाभाविक है, रेड विद रूल्स है और रूल्स का नाम भी यही है, द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले देखिए सेक्शन आता है जी 149। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखिए अगर हम सीधी बात करें, कंपनीज एक्ट में कहीं भी एज सच कोई एक्सक्लूसिव सेक्शन नहीं दिया गया जहां बताया गया हो डायरेक्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, कंडीशंस या क्वालिफिकेशन है, राइट। लेकिन नो डाउट एक नेगेटिव वे में सेक्शन दिया है जो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर सेक्शन 164 के अंदर, कि भाई आप लोग क्या हो, डिस्क्वालिफाइड हो। लेकिन फिर भी हम एक प्रश्न बनाएंगे डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर, जहां हम थोड़ा आंसर निकालेंगे सेक्शन 149 में से। 149 जो सेक्शन है वो उसके अंदर 13 सबसेक्शन आते हैं। सबसेक्शन 1 में हम पढ़ते हैं डायरेक्टर चाहिए हर एक कंपनी में, और डायरेक्टर सिर्फ कौन बन सकता है, इंडिविजुअल बन सकता है, कोई नॉन इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर आप ओपीसी हैं तो नंबर ऑफ डायरेक्टर कम से कम 1 चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो आपको 3 चाहिए। जहां तक मैक्सिमम डायरेक्टर्स का सवाल है, उनकी लिमिट हर कंपनी के लिए सेम है 15। तो मिनिमम हो गया 1 2 3, मैक्सिमम हो गया 15। लेकिन ये मिनिमम की लिमिट जो है आप अपने आर्टिकल से बढ़ा सकते हैं, मतलब घटा नहीं सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा सेबी रेगुलेशंस के मुताबिक टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में कम से कम मिनिमम डायरेक्टर चाहिए होते हैं 6, मतलब सेबी रेगुलेशंस को साथ में लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम डायरेक्टर्स की लिमिट भी आप 15 से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जनरल मीटिंग में आपको पास करना होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन एसआर की आवश्यकता नहीं है अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है या आप सेक्शन 8 कंपनी है। इसके बाद सब सेक्शन 1 में ही रेड विद रूल नंबर 3 हम पढ़ते हैं वोमेन डायरेक्टर। तो वोमेन डायरेक्टर कम से कम 1 चाहिए। किसको चाहिए, हर एक लिस्टेड कंपनी को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, प्रोवाइडेड पेड अप कैपिटल हो 100 करोड़ या फिर टर्नओवर हो 300 करोड़ की। और अगर आप न्यूली कंपनी बने हैं और अगर आप इन लिमिट्स में अंदर आते हैं तो आपको वोमेन डायरेक्टर लेके आनी पड़ती है विद इन 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर वुमेन डायरेक्टर में कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, इंटरमीडिएट वैकेंसी कहते हैं इसे, बोर्ड फिल करेगा 3 महीने के अंदर या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों में से क्या लेना है, विच एवर इज लेटर। 3 महीने और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर आप फिल करेंगे। देन सब सेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं एक डायरेक्टर हमें रेजिडेंट डायरेक्टर भी चाहिए, जिसका मतलब है उसका भारत में स्टे कम से कम 182 डेज हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन देखिए जिस साल आपने एक नई कंपनी बनाई है उस साल 182 की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनल डेज हम कंप्यूट कर लेंगे। जैसे जिस साल कंपनी बनी है, बने हुए 106 मान लीजिए, जैसे यहां मैंने लिखा 106 डेज हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हम 365 डेज होते हैं, तो हम 106 जो 182 की लिमिट है उसको क्या कर लेंगे, प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी देखते हैं तो सेक्शन 152 में से कुछ निकल के आता है। सेक्शन 152 में वैसे आते हैं 7 सबसेक्शन। सबसेक्शन 2 कहता है डायरेक्टर बेसिकली कहां अपॉइंट होंगे, जनरल मीटिंग में, जब तक एक्सप्रेसली कुछ और ना लिखा हो। जैसे हम 161 में पढ़ते हैं बोर्ड अपॉइंट करता है, 242 में ट्राइब्यूनल अपॉइंट करता है, या जैसे वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी बोर्ड फिल करता है, वो अलग बात हो गई। सबसेक्शन 3 कहता है डायरेक्टर बनने के लिए आपको चाहिए डिन, जिसके ऊपर हम बात करेंगे सेक्शन 154 में, या डिन के ऊपर मेनली सेक्शन आते हैं 153 से 159। सबसेक्शन 4 कहता है डायरेक्टर बनने के बाद आपको कंपनी को फर्निश करना होता है डिन या कोई और नंबर अगर आपको दिया गया है एज पर सेक्शन 153। फिलहाल सच ऐसा कुछ नहीं है। साथ में आपने ये भी एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि 164 में मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। इसके बाद आपने सबसेक्शन 5 में अपनी रिटन कंसेंट फाइलिंग करनी होती है, किसके पास, कंपनी के पास, DIR 2 में। और कंपनी क्या करेगी, 30 दिन के भीतर भीतर ROC के पास फाइलिंग करेगी DIR 12 में। और ROC के पास कोई भी फाइलिंग होती है एज पर फीस होती है, और फीस किसके मुताबिक होती है, द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 के मुताबिक। देखिए 168 में हम रेजिग्नेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी देखिए यही एक फॉर्म DIR 12 फिल किया जाता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आप डायरेक्टर जो बनना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाह रहा है,
अगर आप उस देश के नेशनल है, राष्ट्रीयता है आपके पास उस देश की जिसके साथ हमारा लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है। देखिए हमारा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, ये तो मोटा मोटा वैसे भी आप जानते होंगे, पाकिस्तान तो हो ही गया भैया, आपका बांग्लादेश है, आपका नेपाल है, चाइना कह लीजिए, राइट। तो अगर आप उन देश के लोग हो तो डायरेक्टर बनने के लिए जब DIR 12 फाइलिंग की जाती है और उसी के पास साथ में आपको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, मोहा से, स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी आप साथ में लगा के देंगे। इवन डिन लेने के लिए आपको सेम ये कंप्लायंस करना पड़ता है जब डिन की हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं एज पर रूल नंबर 10। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो देखिए 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसके ऊपर मैं इस लेक्चर के एंड में करवाऊंगा, बिकॉज आप जानते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविजंस बहुत ही इंट्रिकेट हैं, टेक्निकल हैं, तो पहले थोड़ा फ्रस्ट्रेट ना हो, एंड में रखेंगे उसे, बाकी सारा हम ऑर्डर में चलेंगे। तो भैया इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फिलहाल एक बार डिन की, क्योंकि हम 152 में यही देख के आ रहे हैं कि भैया डिन तो चाहिए। तो डिन के ऊपर मैंने बताया था 153 से लेके 159 तक सेक्शन है और डिन की डेफिनेशन भी दी गई है, और डेफिनेशन जो है रूल 21E ऑफ किस में है, द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014 एंड रूल नंबर 21D ऑफ इसी चैप्टर के जो रूल्स हैं उसमें भी दोनों में सेम डेफिनेशन है। कहता है डिन क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपको किसने अलॉट किया, CG ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, किसको किया, सिर्फ इंडिविजुअल को ही, क्योंकि वही डायरेक्टर बन सकता है जो बनना चाहता है, इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन एज डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो सिंपल इसमें ध्यान रखने वाली बात है, कोई इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, किसने दिया, CG ने दिया, जो आदमी बनना चाहता है डायरेक्टर। नाउ 153 में हम बात करते हैं एप्लीकेशन, और 153 हम पढ़ते हैं रेड विद रूल नंबर 9 के साथ में। तो भैया रूल नंबर 9 के साथ में जब हम इसे पढ़ते हैं तो 153 बात करता है एप्लीकेशन देनी है, डिन की देनी है, किसको देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, उसने डेलीगेट किया RD को, रीजनल डायरेक्टर को। कौन देगा, इंडिविजुअल देगा, किसमें देगा, एक फॉर्म है DIR 3 जो कि KYC है, नो योर कस्टमर, ऑब्वियसली ये एक ऑनलाइन फॉर्म है, MC के पोर्टल पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपलोड कीजिए, और उसके साथ क्या लगा के देंगे, आप फीस लगा के देंगे, और स्वाभाविक है जब आप साइन करेंगे तो ये होंगे आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC। साथ में आपने देखना है ये जो फॉर्म है DIR 3, इसमें मेन 5 बातें आती हैं। आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस, फोटो, स्पेसिमेन सिग्नेचर वेरीफाइड, और एक बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जिस एग्जिस्टिंग कंपनी में आपको अपॉइंट किया जा रहा है, जिस वजह से आपने डिन लेना है। वेरिफिकेशन भी आपकी डिजिटली होगी, कौन करके देगा, यहाँ पे भी 5 बातें हैं, या तो CS इन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी जो कंपनी में है, या फिर कंपनी का MD या कोई और डायरेक्टर, या CEO या CFO। ऑब्वियसली किस कंपनी के, एग्जिस्टिंग कंपनी जहां पे आपको डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कहा गया है, आपको कह लीजिए प्रपोजल मिला है। देन देखिए अगर एग्जिस्टिंग कंपनी की हम यहां और यहां बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि अगर आप एक नई कंपनी बना रहे हैं तो स्पाइस फॉर्म INC 32 से हम कंपनी बना सकते हैं। तो उस फॉर्म के साथ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी होता है, और मैक्सिमम 3 डायरेक्टर डिन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है आपको सेपरेटली डिन के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी के साथ काम चल जाता है, राइट। तो आप कंपनी भी बना लीजिए, डिन भी ले लीजिए, डायरेक्टर भी आप इससे अपॉइंट कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। देन इसी से रिलेटेड है, देखिए डिन जब आपको मिलता है उसके साथ में आपको डिपिन मिल जाता है। डिपिन का मतलब क्या है, देखिए अगर आप LLP हैं, LLP में चाहिए होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो उनका भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है अंडर सेक्शन 7 ऑफ LLP एक्ट ऑफ 2008। कहने का मतलब है अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बने, आपको डिन मिल गया, तो यही डिन अगर आप किसी LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं तो वहां पे भी यही सेम काम कर देगा, राइट। दूसरी बात ये बताई गई है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकता है कोई और आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम डिन मान सकते हैं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, और इसलिए अगर किसी इंडिविजुअल के पास वो है तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन इज कंप्लाइड विद, या कंप्लायंस होगा इन अडेप्टेड मैनर। कहानी आगे बढ़ती है, 154 में पढ़ते हैं आपको अब डिन क्या होगा, अलॉट होगा रेड विद रूल नंबर 10 में। इसके लिए जैसे DIR 3 आपने भरा था तो ऑन स्पॉट आपको तुरंत एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। ये डिन नहीं है, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको आपका डिन मिल जाता है।
ये पूरी लाइफ टाइम के लिए एक ही रहेगा एक आदमी के लिए, और जितनी भी कंपनियों में आप डायरेक्टर बने डिन एक ही रहेगा। आपको रीसबमिट करना पड़ सकता है फॉर्म, अगर फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है या डिफेक्टिव है, और आपके पास इसका समय होता है 15 दिन के अंदर कि अगर आपका फॉर्म गलत है तो वो आप डाल दीजिए, रीसबमिट कर दीजिए। राइट, यहाँ कोई रिजेक्शन है सच नहीं है, और क्योंकि ये आपको ईमेल भी आ जाती है और वेबसाइट पे भी डाल दिया जाता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर स्टिल डिफेक्ट है, मतलब एक बार दोबारा आपने अप्लाई कर दिया स्टिल डिफेक्ट है, तो देखिए यहाँ रिजेक्शन लगेगी, आपको इंटीमेट कर दिया जाता है पोस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक या अदर मोड्स के द्वारा। आपकी कोई फी रिफंड नहीं होगी, कहने का मतलब है आप नई एप्लीकेशन भरेंगे दोबारा से पैसे लगेंगे। और सरकार जो है अपने रिकॉर्ड्स में, देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में इसे क्योंकि आपने डिफेक्ट ठीक नहीं किया तो उसे इनवैलिड इसे एंटर कर लेगी, ट्रीट एंड लेबल इट एज इनवैलिड। साथ में डिन लेने के लिए, जैसे हमने पहले भी देखा, आपको क्या करना है, डिन लेने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सिक्योरिटी का क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लगा के भी आप देंगे, प्रोवाइडेड आप नेशनल है उस देश के जिसके साथ हमारा क्या है लैंड बॉर्डर है। सेक्शन नंबर 155 कहता है एक आदमी के लिए एक ही डिन होगा, आप मल्टीपल डिन नहीं रख सकते। चाहे हम 165 में पढ़ते हैं आप 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, जबकि अगर सेबी रेगुलेशंस की बात करें तो मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी में ही आप डायरेक्टर बन सकते हैं। तो थोड़ा मैं सेबी रेगुलेशन के बारे में भी यहां हल्का सा नॉलेज दिए जा रहा हूं। 156 कहता है जैसे आपको डिन मिलता है एज ए डायरेक्टर आपको कंपनी को 1 महीने के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना होता है, कंपनी आरओसी को बताती है 15 दिन के भीतर 157 के अंदर। और अगर आप कंपनी इस तरह से आरओसी को नहीं बताती है तो देखिए यहाँ पे कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन लगता है, मिनिमम 25,000 रुपए और डेली के 1,000 पर डे ऑफ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, लेकिन 100 रुपए करते हुए मैक्सिमम 1 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। 158 में हम पढ़ते हैं डायरेक्टर की ऑब्लिगेशन है, उसे डिन नंबर लिखना पड़ता है RIP, रेस्ट इन पीस, मतलब R से कोई भी रिटर्न हो, I से कोई इंफॉर्मेशन हो या पर्टिकुलर्स हो, जहां डायरेक्टर की कोई भी बात आ रही है बिना डिन के आप नहीं लिखेंगे। 159 एक बढ़िया स्टार सेक्शन है, पेनल्टी वाला है, क्योंकि ध्यान दीजिए पेनल्टी 159 ने किसकी कही है, कहता अगर आपने डिफॉल्ट किया 152 का, क्योंकि 152 में हम यही पढ़ के आए थे डायरेक्टर बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिन होना चाहिए, जो आपको सबसेक्शन 3 में भी कहा था और 4 में भी हमने कहा था आपको कंपनी को फर्निश करना होता है। तो इसलिए 159 में है 152 के डिफॉल्ट की पेनल्टी, साथ में 155 का जहां हमने कहा था सिर्फ 1 दिन, और 156 का जो हमने कहा था जो बेसिकली पुराने एक्ट से रिलेटेड था कि भैया जैसे ये एक्ट आ गया आपको क्या करना है, अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि आपको 1 महीने के भीतर भीतर क्या करना है, आपको कंपनी को अपना डिन इंटीमेट करना है। देन देखिए जो भी आपको डिन अलॉट हो जाता है, अगर उसमें रूल 12 कहता है अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं आपके नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर को लेके, तो आपने कंपनी को 15 दिन में बताना होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को RD कह लीजिए 30 दिन के भीतर बताना होता है। फॉर्म है इसके लिए DIR 6 होता है, जिसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए करवाए जाएंगे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या CS से, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में से वेरीफाई करके अपग्रेड करेगी, और डिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री इंटीमेट करेगी चेंजेस टू द कंसर्न ROC जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। इसके साथ रूल नंबर 11 में हम पढ़ते हैं कि आप अपना डिन क्या कर सकते हैं, आप उसे सरेंडर कर सकते हैं या उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। सरेंडर स्वाभाविक एक वॉलेंट्री एक्ट है और इसके लिए एक DIR 5 फॉर्म है। कारण क्या होते हैं, देखिए आप कभी किसी कंपनी में डायरेक्टर बने ही नहीं, आपने कभी डिन इस्तेमाल ही नहीं किया, तो आप सरेंडर करवा सकते हैं। और देखिए कैंसिल या डीएक्टिवेट किया जा सकता है, ये कंपलसरी एक्ट है, स्वाभाविक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कह लीजिए RD करेगा। तो उसके कारण क्या है, एक वर्ड की से आप याद रख सकते हैं, दुआओं में D से है डुप्लीकेटेड, मतलब एक ही आदमी को 2 दिन मिल गए तो 2 नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसको एक में मर्ज किया जाएगा, तो इसलिए एक कैंसिल कर दिया जाएगा। D से डेथ, और दुआ, U से अनसाउंड माइंड के हो गए हैं आप, और A से है अगर आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, और M से क्या है, आपने डिन लिया है रॉन्गफुल मीन से या मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड करके कह लीजिए। साथ में देखिए ROC भी आपका डिन डीएक्टिवेट कर सकता है अगर आपने हर साल 30 सितंबर तक KYC फॉर्म जो कि DIR 3 है आपने फाइल नहीं किया, लेकिन आप ये फाइल कर दीजिए और फिर आपका ये क्या किया जा सकता है, रीएक्टिवेट। मतलब यहाँ डीएक्टिवेट या कैंसिल हुआ, टेंशन की बात नहीं, ये रीएक्टिवेट भी किया जा सकता है जब अपना DIR 3 KYC आप फिल कर देते हैं। इसके बाद हम एक प्रश्न लेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, तो यहां डायरेक्टर्स किसके द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं, तो ये प्रश्न हम ले रहे हैं कि ये डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, मेंबर्स कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, एट
जर्नल मीटिंग कर रहे हैं तो मेंबर्स कह लें कंपनी उसके ऊपर, तो इसलिए कुछ सेक्शन रिलेटेड उससे मैं बात करूंगा। तो सेक्शन नंबर 151 में आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो देखिए जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, तो इसके साथ हम साथ में देखते हैं रूल नंबर 7, 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रूल 7 के साथ में ये लिस्टेड कंपनी में चाहिए होते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा 20,000 नॉमिनल वैल्यू के कोई भी शेयर हो, इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर हो। अब इसका चुनाव कैसे होता है, या तो देखिए वॉलंटरी, मतलब कंपनी खुद ब खुद ही कह देगी हम स्मॉल शेयर होल्डर में से डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, या कंपलसरी प्रोवाइडेड अगर एप्लीकेशन दी है, नोटिस दिया है, किसने दिया है, या तो कम से कम हो 1,000 शेयर होल्डर इन नंबर, या फिर जितने स्मॉल शेयर होल्डर हैं उनका 10%, दोनों में से कोई भी लिमिट लगे, विच एवर इज लेस कह लीजिए, तो आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये आपने नोटिस देना होता है जनरल मीटिंग से 14 दिन के पहले। इस नोटिस में आप क्या बताएंगे, ऑब्वियसली स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ से नोटिस जा रहा है तो वो अपनी डिटेल्स बताएंगे, नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, साथ में वो जिसको अपॉइंट करना चाहते हैं अपॉइंटी की भी सेम यही डिटेल देंगे। साथ में अपॉइंटी से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बनेंगे, देखिए उसने डायरेक्टर बनना है तो स्वाभाविक है उसके पास क्या होना चाहिए, डेन होना चाहिए, कंपनी को आप फर्निश करेंगे, साथ में एक डिस्क्वालिफिकेशन देंगे। 164 में मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, साथ में DIR 2 में 152(5) में हमने पढ़ा था, आप क्या देंगे, अपनी रिटर्न कंसेंट। अब स्मॉल शेयर होल्डर के रूप में ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनियों में डायरेक्टरशिप ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 में ले सकते हो, और लेकिन कंडीशन ये है जो सेकंड कंपनी जहां पे आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बने उसका पहली कंपनी के साथ कोई कंपीटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। आपका टेन्योर रहेगा ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगातार कॉन्जिक्यूटिव। उसके बाद 3 साल का आपको लेना पड़ेगा कूलिंग पीरियड, और इस 3 साल के कूलिंग पीरियड में आपका कंपनी के साथ किसी तरह का भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। बाद में आपकी रीअपॉइंटिंग हो सकती है। और देखिए स्मॉल शेयर होल्डर की जो अपॉइंटमेंट है शेल बी सब्जेक्ट टू सेक्शन 152 एक्सेप्ट दैट कि वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी काम कर सकता है प्रोवाइडेड वो 149(6) का कंप्लायंस कर दे, और बाकी सारे सेक्शन डायरेक्टर के जैसे 164 डिस्क्वालिफिकेशन, 165 में मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, 166 ड्यूटीज, 167 वैकेशन, 168 रेजिग्नेशन, 169 रिमूवल, ये सब कुछ इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो डायरेक्टर की हम बात करेंगे डेट इज अपॉइंटेड बाय कंपनी एट GMS 152 सबसेक्शन 1 में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। और यहां पे हम बात करेंगे 2 सिचुएशन की, केस नंबर 1 एंड केस नंबर यहां पे 2 सिचुएशन हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब है नई कंपनी। तो जब नई कंपनी बनाते हो तो आपके अपने क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स जो है उनके अंदर आप फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में लिख के देते हो, राइट। और अगर आर्टिकल्स इस पे साइलेंट हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइबर, उन्हें मान लिया जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर प्रोवाइडेड वो इंडिविजुअल होने चाहिए, और इनका टेन्योर रहता है टिल द फर्स्ट AGM कह लीजिए, वहां तक ये अपॉइंटेड रहेंगे। इसके बाद 152(6) के अंदर आता है जहां बात करते हैं 6 में भी एंड 7 में भी कह लीजिए रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। तो ये सेक्शन लगता है पब्लिक कंपनी के ऊपर, मतलब नहीं लगा ना तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर, ना ही गवर्नमेंट कंपनी अगर वो अनलिस्टेड हो एंड उसके सब्सिडरी के ऊपर सेक्शन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड उसने डिफॉल्ट एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंडर सेक्शन 92 एंड 137 में ना किया हो। रोटेशनल का मतलब है आप लायबल है रिटायर बाय रोटेशन हर साल AGM में, और कितने रिटायर होंगे, कितने रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, कम से कम होंगे ये 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, या तो सारे हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2/3 आपने रखने हैं। और आप आर्टिकल से इसकी लिमिट जो भी आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे 2/3 और एज पर आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। और देखिए एक नॉलेज ये भी होनी चाहिए, आर्टिकल्स को आप स्पेशल रेजोल्यूशन से अंडर सेक्शन 14 कभी भी ऑल्टर कर सकते हैं। अब 2/3 जो है अगर वो फ्रैक्शन में आ गया तो उसकी राउंडिंग ऑफ हमेशा अपने 1 में करनी है। आपने 2/3 किसका लिया, टोटल नंबर का। टोटल नंबर का मतलब है जितने डायरेक्टर होल्डिंग ऑफिस है, ना कि जितने मैक्सिमम आपने आर्टिकल्स में लिख के दिए थे। और टोटल नंबर काउंट करते समय आपने एक्सक्लूड करने हैं ये 3 नाई, जिसे मैं कहता हूं N से नॉमिनी, A से ऑल्टरनेट, I से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन तीनों को माइनस करके जो बचा उसका आप 2/3 निकालेंगे। तो अंडरस्टूड है। इसके बाद जो बच गए उसे हम कहते हैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। अब प्रश्न है रोटेशनल में से हर साल कितने रिटायर होंगे। तो देखिए रोटेशनल 2/3 थे, लेकिन रिटायर जो होंगे हर साल वो होंगे 1/3 रिटायर होंगे।
रोटेशनल जितने बने, पहले टोटल का 2/3 किया, फिर जो आया उसका 1/3 किया, उसमें से रिटायर होंगे हर साल कितने, 1/3। लेकिन अगर यहाँ फ्रैक्शन आ गया तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ राउंडिंग ऑफ 1 में नहीं करनी, रादर इंपॉर्टेंट वर्ड है नियरेस्ट टू 1 में आपने करनी है। अब रिटायर कौन से होंगे, जो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस हैं, लेकिन अगर आप सेम डेट को अपॉइंटेड हैं तो दो बातें होंगी, या तो आपस में एग्रीमेंट कर लो या चिट्ठी निकाल लो, मतलब ड्रॉ बाय लॉट्स। अब क्या होगा, जो कुर्सी आपकी खाली होगी तो वहां पे आपने वैकेंसी उसी एजीएम में फिल करनी है, या तो उसी को रीअपॉइंट कर लो या आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हो। यहाँ पे केस था कृष्णा प्रसाद ज्वाला दत्त पिलानी वर्सेस कोलाबा लैंड मिल्स, जहां ये कहा गया अगर आपने एजीएम नहीं करी है तब भी रोटेशनल डायरेक्टर को रिटायर होना पड़ेगा। ऑन द लास्ट डेट जिस दिन एजीएम होनी थी आपको कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। देयर आफ्टर सब सेक्शन 7 क्या कहता है, जैसे हमने कहा था वैकेंसी आपने फिल करनी है, अगर आपने वैकेंसी फिल नहीं करी तो कोई बात नहीं, आप एक रेजोल्यूशन पास कर दो, हम फिल भी नहीं करेंगे, लेकिन आपने दोनों ही काम नहीं किए तो ऑटोमेटिकली यहां अर्जन हो जाएगी एजीएम अगले हफ्ते, सेम डेट टाइम प्लेस। लेकिन अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे है तो हम लेंगे सक्सीडिंग डे लेंगे। और लेकिन अगर अर्जेंट एजीएम में भी फिर दो काम नहीं किया आपने, ना फिल करी ना रेजोल्यूशन पास किया कि फिल नहीं करेंगे, तो यहां पे ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा रिटायरिंग डायरेक्टर का। लेकिन यहां पे 5 कंडीशंस हैं जहां ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। पहली बात, उसने अपनी अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर दी है, या वो 164 में डिस्क्वालिफाइड है, या हमने साफ आर्टिकल्स में लिखा है कि रेजोल्यूशन पास होना बड़ा जरूरी है अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई पुट बट लॉस्ट, या आपने 162 का कॉन्ट्रावेंशन किया, जहां हम पढ़ते हैं हर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट आपने क्या करनी होती है, सेपरेट रेजोल्यूशन से करनी होती है। और देखिए इस सेक्शन में भूलिएगा मत, हम पहले ही पढ़ाए थे 152 की पेनल्टी कहां कौन सा सेक्शन डील करता है, 159 करता है, ये बिल्कुल आपने नहीं भूलनी है, राइट। और 159 कहता है ये पेनल्टी जो लगेगी वो लगेगी किसके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, मैक्सिमम 50,000 रुपए, एंड डेली के क्या लगेंगे 500 रुपए पर डे आफ्टर व्हाट, फर्स्ट डे। देर आफ्टर हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन नंबर 160 की। यहाँ पे भी डायरेक्टर्स मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं जनरल मीटिंग में, लेकिन यहाँ हक किसका है, राइट ऑफ पर्संस अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। मतलब यहाँ रिटायरिंग का मतलब क्या है, जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है उनके लिए सेक्शन नहीं है, बाकियों के लिए है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो हम 161 में पढ़ेंगे इसके बाद यहाँ 161 सेक्शन देख लेंगे जहां डायरेक्टर्स बोर्ड अपॉइंट करता है। सब सेक्शन 1 में आता है एडिशनल, 2 में आता है ऑल्टरनेट, 3 में आता है आपका नॉमिनी डायरेक्टर और 4 में आता है आपका कैजुअल वैकेंसी। ये बोर्ड अपॉइंट करता है, इनको हम रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं कहते, मतलब ये भी एक रेगुलर डायरेक्टर बन सकते हैं 160 के रूट से। तो यहां रेगुलर डायरेक्टर बनने के लिए देखिए आपका प्रोसीजर क्या है। तो यहां पे प्रोसीजर ये है भैया, सबसे पहले तो आप अपनी नोटिस या विलिंगनेस दे दीजिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे कि मैं बनना चाहता हूं, या मेंबर किसी का नाम भी प्रपोज कर सकते हैं। और ये देना होता है जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले। 1 लाख रुपए की फीस भी देनी है, लेकिन निजी कंपनी हो तो 10,000 की फीस होती है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है या एनआरसी अपॉइंट करिए 178 के अंदर, तो कोई फीस की आवश्यकता नहीं होती है। फीस आपको वापस भी हो जाती है प्रोवाइडेड आप जीत जाओ, या आपको 25% से ज्यादा क्या मिलती हैं, वोटें मिलती हैं। और दूसरी बात आती है, अगर सेक्शन 8 अगर आप कंपनी है तो बोर्ड यहां पे डिसाइड कर सकता है कि आपका पैसा फॉरफिट करें या रिफंड करें, चाहे आपको इवन इफ वोट्स आर नॉट मोर देन 25%, मतलब 25% से कम भी हैं तब भी आपको रिफंड किया जा सकता है। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर है। देन कंपनी को कंप्लायंस क्या करना होता है, आपने नोटिस दिया था 14 दिन पहले, अब कंपनी जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले हर मेंबर को ये नोटिस फॉरवर्ड करेगी। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो कंपनी 2 अखबारों में छापेगी, स्वाभाविक है इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और ये सेक्शन फिर से देखिए 160 लगता है पब्लिक कंपनी के ऊपर, ये नहीं लगता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर, एंड ये नहीं लगता है 100% गवर्नमेंट कंपनी और उसकी 100% ही सब्सिडरी के ऊपर, एंड सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर नहीं लगता अगर आर्टिकल्स में उसके लिखा है कि इलेक्शन वो करेंगे, किससे करेंगे, बाय बैलेट करेंगे, या जिसे राइट। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखिए यहां आ गया डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, लेकिन कौन अपॉइंट कर रहा है, बोर्ड अपॉइंट कर रहा है। मतलब 161 सेक्शन आ गया जहां 4 बातें हैं, सब सेक्शन 1 में एडिशनल, 2 में ऑल्टरनेट, और यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं यहां सब सेक्शन 4 की बात कर रहा हूं, कैजुअल की, नॉमिनी को बाद में देखते हैं सब सेक्शन 3 में। देखिए ये बोर्ड जो अपॉइंट कर रहा है डायरेक्टर्स, ये जो सेक्शन है
ये हर कंपनी के लिए एडिशनल वाला भी, ऑल्टरनेट वाला भी, लेकिन कैजुअल वाला कब लगेगा? कैजुअल वैकेंसी मानते ही कब है? तो कैजुअल का देखिए मतलब ही क्या होता है, अनफोर्सीन इवेंट, मतलब जैसे किसी की डेथ हो गई, डिसेबिलिटी होगी डायरेक्टर की, तब हम कहते हैं कैजुअल। तो ये कैजुअल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तभी लगता है अगर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ हो जनरल मीटिंग में। अगर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ जनरल मीटिंग में, मतलब पहले से अगर बोर्ड द्वारा अपॉइंटेड है, तो हम उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं मानते हैं। देन अपॉइंट कौन करेगा? देखिए अपॉइंट करेगा, सभी में आंसर आपको बोर्ड दिखेगा, बस फर्क क्या है, एडिशनल में अगर ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स है, यहां पे भी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स है ऑल्टरनेट में, लेकिन अगर आर्टिकल से ऑथराइजेशन नहीं है तो आप जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। और कैजुअल वाले में अगेन यहाँ पे कंडीशन ये है, बोर्ड अपॉइंट करेगा, लेकिन यहाँ बोर्ड मीटिंग आपको पक्का करनी ही पड़ेगी, मतलब आरबीसी से, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से आपका काम नहीं चलेगा, और सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स है। और साथ में आपको सब्सिक्वेंटली, जिसे कहते हैं रेटिफिकेशन या अप्रूवल, मेंबर से करवाना पड़ेगा अगली जनरल मीटिंग के अंदर। टेन्योर जो है वो एडिशनल का रहता है नेक्स्ट एजीएम या लास्ट दिन, जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी, विचएवर इज अर्लियर। ऑल्टरनेट का है जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर ना आ जाए या उसका टेन्योर ना खत्म हो जाए, विचएवर इज लेस। और कैजुअल में टिल प्रीडिसेसर वुड हैव हेल्ड ऑफिस। अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ रीजन या रिस्ट्रिक्शंस हैं। एडिशनल डायरेक्टर वो आदमी नहीं अपॉइंट हो सकता जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुआ था, तो बोर्ड उसे अपॉइंट नहीं कर सकता। और ऑल्टरनेट के लिए ओरिजिनल डायरेक्टर भारत से कम 3 महीने के लिए एब्सेंट है, तभी आप अपॉइंट कर पाएंगे। और कैजुअल जैसे मैंने बताया, डेथ, डिसेबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, यही कारण रहेंगे। और मेन कंडीशन क्या थी, ये सिर्फ सेक्शन लगता है अगर डायरेक्टर अपॉइंटेड कहाँ है, जनरल मीटिंग में है, कोई भी कंपनी हो। देन रेगुलेशन 66 टेबल एफ के एडिशनल से रिलेटेड कहती है, इसे हम टोटल डायरेक्टर्स की काउंटिंग में पक्का हम इसे ऐड करेंगे। और ये एक रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता, तो इसलिए एडिशनल बनने के बाद रेगुलर बनना है तो 160 के रूट से आप आ सकते हैं। ऑल्टरनेट से रिलेटेड पॉइंट ये है कि भैया जैसे हमने 152(7) में पढ़ा था कि अगर रोटेशनल डायरेक्टर है, आपने क्या किया, वो वैकेंसी फिल नहीं की या रेजोल्यूशन नहीं पास किया नहीं फिल करने का, तो ऑटोमेटिक जो रीअपॉइंटमेंट होगी वो किसकी होगी, वो ओरिजिनल डायरेक्टर की होगी, ना कि ऑल्टरनेट की। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे ऑल्टरनेट आया है तो ऑल्टरनेट को भी 149(6) एंड 7 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सबसेक्शन 6 में कंडीशन है, आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। देन बात यह है, जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना है, वो व्यक्ति जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना है वो और ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर इस कंपनी में ना हो या ऑलरेडी कोई और डायरेक्टर इस कंपनी में नहीं होना चाहिए। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी हम 165 की जो लिमिट है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप 20 उसमें कंसिडर करते हैं। और ओरिजिनल डायरेक्टर देखिए ऑल्टरनेट को अपॉइंट नहीं कर सकता, ये पावर बोर्ड की ही है। कैजुअल वैकेंसी का जहां तक सवाल है, ये कुछ जरूरी नहीं है बोर्ड से फिल करे, वो खाली भी रख सकता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टर बनने के बाद अपना ऑफिस अज्यूम नहीं किया, टेक ओवर नहीं किया, तो देखिए हम इसे कैजुअल वैकेंसी नहीं मानते हैं। जहां तक नॉमिनी डायरेक्टर का सवाल है, सबसेक्शन 3 हर कंपनी के लिए है, बोर्ड ही अपॉइंट करेगा, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स करेगा। तो नॉमिनेशन कौन करता है? नॉमिनी या तो कोई इंस्टीट्यूशन, एफआई वगैरह जिसने आपने में पैसे लगाए हैं, या सरकार, अगर सरकार ने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं और उसको आपने बना लिया गवर्नमेंट कंपनी, तो सरकार उसे नॉमिनेट कर सकती है। सेक्शन नंबर 162 में हम देखते हैं डायरेक्टर का चुनाव जब जनरल मीटिंग में आप करते हैं, 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो अलग अलग आपको चारों सेपरेट रेजोल्यूशन आपको लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए अगर 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर एक ही रेजोल्यूशन से आपने अपॉइंट कर दिए तो अपॉइंटमेंट क्या होगी, इनवैलिड होगी, या यूं कह लीजिए वॉइड होगी, एज गुड एज नथिंग। लेकिन एक्सेप्शन है, एक ही रेजोल्यूशन से काम चल सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप पब्लिक कंपनी है तो पहले क्या करें, जनरल मीटिंग में आप पास कीजिए एक यूनानिमस रेजोल्यूशन, 100% वोट्स इन फेवर। उसके बाद आप एक रेजोल्यूशन से कई अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सेक्शन लगेगा ही नहीं प्राइवेट कंपनी के ऊपर, ना ही 100% गवर्नमेंट कंपनी और उसकी 100% सब्सिडरी पे लगेगा, प्रोवाइडेड इन्होंने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट ना किया हो। 163 में हम पढ़ते हैं डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, जिसका मतलब है कि भैया अगर कंपनी में कुछ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो हर तरह की माइनॉरिटीज वगैरह सबको एक राइट मिल जाए कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक कंपलसरी मेथड नहीं है, लेकिन अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो लॉ क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एक्ट, मतलब इस सेक्शन का ओवर राइडिंग इफेक्ट है, भाड़ में गया जो बाकी कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है। पहली बात, ये पावर आपके आर्टिकल्स में होनी चाहिए, जिससे आप कम से कम ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिमिट आती है, आप इससे 2/3
मतलब 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप इस मेथड से अपॉइंट कर सकते हैं। और ये अपॉइंटमेंट करेंगे आप 1 in 3 years करेंगे। और कैजुअल वैकेंसी अगर आती है ऐसे डायरेक्टर की तो 161(4) लगेगा। और इसके लिए हम मेथड या प्रिंसिपल क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो हम फॉलो करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या हम कहते हैं क्यूमुलेटिव वोटिंग और अदरवाइज। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे डायरेक्टर्स को आप 169 के सेक्शन से रिमूव नहीं कर सकते। और साथ में ये सेक्शन नहीं लगेगा 100% गवर्नमेंट कंपनी और उसकी 100% सब्सिडरी के ऊपर। 165 में हम पढ़ते हैं एक आदमी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर कितनी कंपनियों में बन सकता है, तो लिमिट हमने कही थी 20। लेकिन कोई कंपनी चाहे तो अपने यहाँ जो डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है उसको कह सकती है भैया हमारे यहाँ जिसने डायरेक्टर बनना है वो तो ज्यादा से ज्यादा 12 कंपनियों में बन सकता है। ऐसी आप लिमिट लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने क्या पास किया हो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में। जब काउंटिंग करनी है 20 की तो आपने ध्यान रखना उसमें से ज्यादा 20 कैसे बनेगा, 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है, 10 प्राइवेट। लेकिन इस 10 की लिमिट में जो पब्लिक कंपनी वाली है इसमें उस प्राइवेट कंपनी को भी एक तरह से कह लीजिए इस सेक्शन के लिए हम पब्लिक मान लेंगे, प्रोवाइडेड आप किसी और पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग है। वैसे भी देखिए प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी होती है पब्लिक कंपनी की वो बाय डिफॉल्ट ही क्या होती है, पब्लिक कंपनी होती है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71। लेकिन अगर आप होल्डिंग भी हैं तब भी हम आपको यही मान के चलेंगे। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी काउंट करेंगे, लेकिन अगर आप डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 में डायरेक्टर हैं उसको कंसिडर 20 में नहीं करेंगे, ना ही सेक्शन 8 कंपनी में आप डायरेक्टर हैं उसको हम कंसिडर करेंगे। और अगर आप इस सेक्शन का डिफॉल्ट करते हैं पेनल्टी आपके ऊपर है 2000 रुपए प्रतिदिन आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ डिफॉल्ट। लेकिन मैक्सिमम जो रुपया लगेगा वो आपके ऊपर लग सकता है 2 लाख रुपए। 166 में हम पढ़ते हैं डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, जिसको मैं 2 पार्ट में लेके चलता हूं, डू एंड डोंट, शेल एंड शेल नॉट। 3 काम आपने करने हैं जिसके सिंपल कोड किए। ए जी ध्यान रखना, ए से है आर्टिकल्स के हिसाब से काम करो, जी से गुड फेथ में करो। ध्यान रखने का मतलब है एक्सरसाइज प्रॉपर स्किल एंड केयर। डू नॉट्स में या शेल नॉट में कह लीजिए कोड की ये आती है, ए जी इधर था ध्यान रखना, इधर क्या है कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब एक सिचुएशन ऑफ आपका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंडिपेंडेंस वाला ना हो। अनड्यू एडवांटेज मत लीजिए, मतलब कोई आपने नहीं लेना वरना आपको डिसगॉर्जमेंट करनी पड़ेगी। किसी और को ऑफिस मत असाइन करो, मतलब अपनी जगह पे किसी और को आप डायरेक्टर नहीं बना सकते। नोट टू असाइन ऑफिस, वरना आपके ऊपर पेनल्टी है 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक। ध्यान रखिएगा ड्यूटीज बाकी सेक्शंस में भी आपके लिए निकल के आती हैं, लेकिन 166 में एक एक्सक्लूसिव सेक्शन है। जैसे बाकी ड्यूटीज की बात करें तो जैसे 134 में आपकी बोर्ड रिपोर्ट है, उस पर आपने साइन करने होते हैं, राइट। आपको फर्स्ट डायरेक्टर 139 में हम पढ़ते हैं आपको अपॉइंट करने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको फाइलिंग करनी होती है। 173 में हम पढ़ते हैं कि बोर्ड मीटिंग आपको अटेंड करनी है, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होता है। 184 में आपको एजीएम का नोटिस भी आता है और आपको अटेंड करनी होती है, ऐसे ही ईजीएम वगैरह। तो इसके साथ अब हम रिलेटेड सेक्शन 164, 7, 8 और 9 की बात करेंगे। 164 में आता है आप डायरेक्टर नहीं बनेंगे। इस सेक्शन को हम 2 कैटेगरी में लेके चलते हैं। सब सेक्शन 1 में बनते हैं, कहते हैं हम कि आप प्रपोज डायरेक्टर बने नहीं है, लेकिन आप बन भी नहीं पाओगे अगर आप इस नेगेटिव लिस्ट में आ जाओगे। यहाँ क्लॉजेस है ए से लेके आई 9 पॉइंट है जहां कोड की है हमारी तरफ से मिक्का दलेर मेहंदी। एम से है कि आप अनसाउंड माइंड के हैं। आई से है आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं या आपकी इंसॉल्वेंसी की अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है। सी से है आपको कॉन्विक्ट किया है कोर्ट ने, कौन सा ऑफेंस किया है, या तो मॉरल टर्पिट्यूड का या आपने किया है कंपनीज एक्ट का ऑफेंस, और यहां आपको जेल होती है कम से कम 6 महीने के लिए, और आप 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे जब आप जेल से बाहर निकले हैं। लेकिन ध्यान रखना है अगर आप यहां पे जेल चले गए हैं 7 साल के लिए तो आप कभी भी डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। अगला सी से है कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने आपके ऊपर रोक लगा दी है। अगला सी से है आपने शेयर्स के ऊपर कॉल मनी नहीं दिया और आज कम से कम हो चुके हैं 6 महीने, चाहे शेयर सिंगली है या ज्वाइंट होल्डर हो आप। अगला सी से है आप कॉन्विक्ट हुए ऑफेंस ऑफ आरपीटी में पिछले 5 साल के भीतर, तो नहीं बनेंगे। और डी से आ गया आपके पास दिन ही नहीं है, और एम से आ गया मेहंदी से आपके पास मैक्सिमम डायरेक्टरशिप जो हम 165 के अंदर पढ़ के आते हैं, सेक्शन नंबर 165 के अंदर आपने उसका क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा क्लॉज डी ई जी के अंदर जहां पे आपको कन्विक्शन हुआ कोर्ट वाले जो हमारे पॉइंट है, तो जहां जहां आपका कन्विक्शन हुआ वहां पे आपको एक राइट है अपील या पिटीशन देने का। अगर आपने अपील या पिटीशन दे दी है तो क्या आपको यहां पे रिलीफ मिलेगा, तो ध्यान ये रखना है डिसक्वालिफिकेशन टू अप्लाई इवन इफ आपने क्या फाइल कर दी है, अपील या पिटीशन फाइल कर दी है, उससे आपको कोई रिलीफ या नहीं देंगे। लेकिन इस पॉइंट से रिलेटेड 167 में आपको रिलीफ निकल के आएगा।
सब सेक्शन 2 कहता है यहाँ 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर पे, मतलब डायरेक्टर हो आने वाले 5 साल के लिए आपके ऊपर रोक लगेगी। और वो क्यों लगेगी, उसकी 2 वजह हैं। क्लॉज ए कहती है आपने फाइलिंग नहीं की, या तो एनुअल रिटर्न की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, लगातार कितने साल, लगातार 3 साल तक अगर आपने फाइलिंग नहीं करी है। दूसरा है आपने पे नहीं किया, 3 दीदी हैं, 2 शादीशुदा हैं क्योंकि डिपॉजिट के साथ इंटरेस्ट है, डिबेंचर के साथ इंटरेस्ट है, और तीसरा अकेला विदाउट इंटरेस्ट है, डिविडेंड, इसका डिफॉल्ट किया है और समय है 1 साल के लिए। तो इसलिए आप एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हो, आपके ऊपर रोक लगी आने वाले 5 साल तक, ना तो आप इस कंपनी में रीअपॉइंट होगे ना कि किसी और कंपनी में। लेकिन ध्यान दीजिए ये सेक्शन नहीं लगता है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। अब डिस्क्वालिफिकेशन किसके ऊपर है, अगर आपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल की, उस डायरेक्टर के ऊपर है, दोज डायरेक्टर्स हु आर होल्डिंग ऑफिस ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग। लेकिन ये 3 दीदी का डिफॉल्ट हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन उस डायरेक्टर के ऊपर है जो डायरेक्टर था ऑन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, मतलब पूरे 1 साल तक जो था। लेकिन यहां पे एक प्रोविजो क्रिएट किया जाता है, वो ये है अगर कोई नया डायरेक्टर आ जाता है तो बेचारा रगड़ा ना जाए, तो उसके अपॉइंटमेंट के 6 महीने के भीतर भीतर उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगी। कहने का मतलब है वो डिफॉल्ट को या तो करेक्ट कर ले या कंपनी को छोड़ जाए, उसके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी यहां दी जाती है। देन अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आप अपने आर्टिकल से एडिशनल ग्राउंड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। और देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है, जो 143 में अपनी रिपोर्ट बनाता है सब सेक्शन 3 क्लॉज जी में, उसको ये 164(2) की डिस्क्वालिफिकेशन अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। साथ में रूल नंबर 14 ये कहता है कि भैया जो अपॉइंटेड जो डायरेक्टर है उसको डिक्लेरेशन देनी होती है नॉन कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। ये पहले भी हम 152(4) में पढ़ाए थे इन फॉर्म नंबर 8 में, ऑन अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। और साथ में ड्यूटी है कंपनी की, ड्यूटी ऑफ कंपनी, अगर फेलियर है तो ऑफिसर जो है वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएगा। तो उसको क्या करना होता है, जैसे ही कोई डायरेक्टर इस तरह का डिफॉल्ट करता है तो इंटीमेट करना होता है आरओसी को 30 दिन में DIR 9 फॉर्म में, जहां आप सारे उस डायरेक्टर का नेम, एड्रेस, पोजीशन, पिछले 5 साल में किस पोजीशन पे रहा है, तो वो आपको आरओसी को बताना पड़ता है। साथ में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जो हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ते हैं उसका सेक्शन 207 एंड देखिए 217, उन दोनों में भी वेकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो वो भी हमें थोड़ा साथ में लेके चलना चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 167 में, जहां आप डायरेक्टर बन गए हैं लेकिन आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वेकेशन ऑफ ऑफिस। तो कारण क्या है, एक तो सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में वो ये कहता है आपने 164 का डिफॉल्ट किया लेकिन बाद में डायरेक्टर बनने के बाद, तो ये पॉइंट तो हम पढ़ाएं मिका दिलेर मेहंदी, और सब सेक्शन 2 में 2 पढ़ लिए थे, नॉन फाइलिंग या नॉन पेमेंट वाला। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे देखिए ये 164(2) से रिलेटेड नॉन फाइलिंग या नॉन पेमेंट में है, जब आपने ये डिफॉल्ट किए हैं तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ती है। कहां छोड़नी पड़ती है, इन ऑल कंपनीज अदर देन कंपनी इन डिफॉल्ट, मतलब जहां डिफॉल्ट किया वहां नहीं, बाकियों में आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद नए पॉइंट्स क्या आते हैं, क्लॉज बी से एच तक आते हैं, जिसकी कोड की है माइक्रो। एम से है आप सारी बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट है पिछले 12 महीने से विद और विदाउट लीव ऑफ बोर्ड। आई से है आपने क्या किया है, आपको अपना इंटरेस्ट 184 में कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में डिस्क्लोज करना होता है, उसका आपने डिफॉल्ट किया है, या यूं कह लीजिए अगला आई भी यही है, आपने उसका डिस्क्लोजर ही नहीं किया। सी से है अगेन आपको कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे कॉन्विक्ट किया है, मतलब उनका ऑर्डर आ गया है आपके खिलाफ। और दूसरी बात है जैसे कॉन्विक्ट हुआ है बाय कोर्ट ऑफ ऑफेंस, वही मॉरल टर्पिट्यूड या कंपनीज एक्ट का, और आप जेल गए हैं 6 महीने के लिए। और लेकिन इन दोनों क्लोजों से रिलेटेड यहां पे वो चेंज था 164 से रिलेटेड, यहां आप अपील कर सकते हैं, तो वहां आपको कुर्सी छोड़नी नहीं पड़ेगी। और आपको ये टाइम दिया जाता है 30 दिन, जिस दिन आप कन्विक्ट हो गए 30 दिन का टाइम है, आप अपील कर लो। तो जब आप अपील कर दे तो 30 दिन में आपको कोई वेकेशन नहीं होगा, और ये स्टे लगा रहेगा कब तक, 7 दिन तक, जब तक आपका अपील डिस्पोज ना हो जाए। और आप इसे अपील कह सकते हैं, या चाहे आप इसे क्या कह सकते हैं, आपकी पिटीशन कह सकते हैं, एक ही बात है। और दूसरा एक और रेमेडी मिलती है कि एक और ऊपर वाली कोर्ट में एक बार और अपील कर सकते हैं, एक फर्दर अपील। तो यहां ध्यान रखने वाला वर्ड है, अगर आपने क्या कर दिया, एक और अपील कर दी है, तो भैया टिल 7 दिन तक अंटिल इट्स डिस्पोजल आपके ऊपर स्टे लगी रहेगी। जी से पॉइंट है आपको 169 में रिमूवल हो गया। और एच लास्ट क्लॉज में आता है कि आप डायरेक्टर बने थे ड्यू टू ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन एश, मतलब एसोसिएट सब्सिडरी या होल्डिंग में आप किसी पोजीशन पे थे, अब वहां नहीं रहे, तो हमारी कंपनी से भी आप क्या नहीं हो लो, निकल लो बाहर।
और सब सेक्शन 2 कहता है अगर आप कुर्सी खाली नहीं करेंगे 1 से 5 लाख तक की आपको पेनल्टी लग सकती है। और सब सेक्शन 3 कहता है अगर सारे डायरेक्टर्स के ऊपर वेकेशन लग गई है तो प्रमोटर अगर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा जब तक नए डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में अपॉइंट ना हो जाए। और सब सेक्शन 4 कहता है प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद 168 आता है, क्योंकि इस पेज पे हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्टर जा रहे हैं एक तरह से रेजिग्नेशन, रिजाइन करना आपका एक वॉलेंट्री एक्ट है। इसके लिए आप नोटिस दीजिए कंपनी को रीजंस बताते हुए, और बोर्ड की ड्यूटी है वो आरओसी को DIR 12 में 30 दिन के भीतर बताए। कंपनी की वेबसाइट हो तो उस पर भी चढ़ाए और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी इसके बारे में बताना है। लेकिन जो डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है उसको एक ऑप्शन दी गई है, वो खुद ही DIR 11 भर के आरओसी को भी बता सकता है। और MC की एक नोटिफिकेशन है, अगर फॉरेन डायरेक्टर है तो वो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS को या रेजिडेंट डायरेक्टर को अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर सकता है ये फाइलिंग करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिग्नेशन की डेट क्या होगी, जो आपने नोटिस में लिखी है, और अगर नहीं लिखी है तो डेट व्हेन नोटिस रिसीव्ड बाय कंपनी। तो इसलिए ये ध्यान दीजिए, या तो डेट आपने लिखी है, और अगर नहीं लिखी है तो डेट व्हेन नोटिस रिसीव्ड बाय कंपनी। अंडरस्टूड आंसर क्या होगा, व्हिचएवर इज लेटर। और लेकिन रिजाइन करने से आप अपने पुराने कर्मों से बच नहीं सकते, जो भी आपने एक्ट और ओमिशन गलत किए हैं उसके लिए आप लायबल रहेंगे। और अगर सारे डायरेक्टर रिजाइन कर जाते हैं तो कुर्सी कैसे फिल होगी, सेम जैसे 160-17 में बड़ा प्रमोटर या CG अपॉइंट करेगा। अगर आप MD या WTD हैं तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ड्यूल कैपेसिटी में हैं, तो जस्ट नोटिस देके आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय अपनी विल पे रिजाइन नहीं कर सकता, दिस इज हेल्ड इन द केस ऑफ अछूता पाई वर्सेस ROC, तो उसका प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार रिजाइन करने के बाद क्या विड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, अगर आर्टिकल्स में लिखा है या आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जो अपॉइंटमेंट है। इसके बाद 169 में हमारी बात आती है डायरेक्टर को निकालने की बात। देखिए डायरेक्टर GM में अपॉइंट हुआ था तो GM में ही मेंबर्स OR से निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल का होता है, उसको एक सेकंड टेन्योर मिल सकता है प्रोवाइडेड SR पास हो। इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगर सेकंड टेन्योर है तो उसको निकालने के लिए आपको SR चाहिए होता है। और ध्यान दीजिएगा हमने पहले ही पढ़ा 163 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर नहीं निकाल सकते। 242 में NCLT अपॉइंट करती है, वो नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं, आप उन्हें नहीं निकाल सकते 169 के प्रोसीजर से। इसके साथ हम रेड विद करते हैं स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 जो मेंबर्स देते हैं कंपनी को 4 कार्यों के लिए। डायरेक्टर को निकालना है या कोई और लाना है, ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना है या कोई और लाना है। ये जो होता है स्पेशल नोटिस के लिए मेंबर होने चाहिए होल्डर्स ऑफ 1% वोटिंग राइट या 5 लाख की पेड अप कैपिटल। सो अगर स्पेशल नोटिस आया है तो भाई साहब उसको डायरेक्टर को निकालने का प्रोसीजर क्या होगा। तो यहां हम आंसर को 2 कैटेगरी में ब्रेक करें, कंपनी की ड्यूटी एंड डायरेक्टर का हक। तो पहले कंपनी की ड्यूटी ये है, जो स्पेशल नोटिस आया उसकी कॉपी वो डायरेक्टर कंसर्न को क्या करे, फॉरवर्ड करते। अब जो वो डायरेक्टर कंसर्न है उसका राइट है वो इसके बारे में अपनी बात कह सकता है, ही हैज राइट टू बी हर्ड एट जनरल मीटिंग। देन तो इससे रिलेटेड वो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में बना के दे सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को, ये आप मेंबर्स को फॉरवर्ड कीजिए। तो अगर टाइम परमिट करता है कंपनी को तो क्या करना है, यहां कंपनी ने कोई भी नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन है जो गिवन टू मेंबर्स है इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखे और इसकी कॉपी भी हर एक मेंबर को दे। लेकिन अगर किसी कारणवश ये रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा जा सकता है ड्यू टू इनसफिशिएंट ग्राउंड या कंपनी का डिफॉल्ट है, तो यहां 5वां पॉइंट आता है ऑडिटर का हक, वो इससे जनरल मीटिंग में अपने जो रिप्रेजेंटेशन था वो रीड कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम डायरेक्टर को कोई हक नहीं देंगे ये रिप्रेजेंटेशन का अगर उसकी इंटेंशन है टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी ऑफ डेफामेटरी मैटर, प्रोवाइडेड ट्राइब्यूनल को यहां पे एक एप्लीकेशन दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दी गई है किसके द्वारा, कंपनी या एग्रीड मेंबर के द्वारा, तो ये राइट आपको नहीं मिलेगा। और ये सेम आंसर आप सेक्शन 140 में ऑडिटर रिमूवल में भी ऐसा ही पढ़ते हैं। तो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है रिमूवल के बाद उसे डायरेक्टर चाहें तो फिल कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है डायरेक्टर्स करेंगे तो 161 ऑब्वियसली हम पढ़ के आते हैं। तो 161 सब सेक्शन 4 के अंदर हम इसे क्या कहते हैं, कैजुअल वैकेंसी। आप उसके मुताबिक क्या कर लीजिए, फिल कर लीजिए, नहीं तो मेंबर्स 152 2 में फिल करेंगे और ये आपके ऊपर है।
आपने फिल करना है या नहीं करना, लेकिन सेम मीटिंग में जहां निकाला वहीं पे अपॉइंट करना है। तो इसके लिए भी एक अलग से क्या आना चाहिए आपके पास, एसएन मैंने ऊपर ही बोल दिया था, स्पेशल नोटिस, क्योंकि स्पेशल नोटिस 4 कार्यों के लिए अलग अलग होते हैं, तो हर कार्य का आपके पास नोटिस होना चाहिए, वरना आप उसी में आप किसी और को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। टेन्योर क्या रहेगा, जो उसकी जगह आ गया, जो रिमूवल किया गया है, टिल द प्रीडिसेसर वुड हैव हेल्ड द ऑफिस। लेकिन अगर आपने वैकेंसी नहीं फिल करी तो जैसे हमने कहा था इसे कैजुअल वैकेंसी के रूप में फिल कर सकते हैं। डायरेक्टर रिमूव्ड शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड बाय बोर्ड, लेकिन ध्यान दीजिए कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, अब बोर्ड उसे दोबारा से री एंटर कर नहीं सकता 161(4) के अंदर। जिसको निकाल दिया गया है वक्त से पहले, क्या उसको प्रीमेच्योर टर्मिनेशन पे डैमेजेस कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? हाँ जी, ये उसका हक है, ये डिपेंड करता है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट के ऊपर। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब हम पढ़ेंगे 242 कि एनसीएलटी ने निकाला है तो देखिए वहां कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, ये हम 243 के अंदर भी देख के आते हैं। इसके बाद 2 सेक्शन इकट्ठे आते हैं। रजिस्टर मेंटेन करना है आपने किस चीज का, डायरेक्टर एंड केएमपी का, सेक्शन 170 कहता है, और हर कंपनी को मेंटेन करना है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। क्या लिखेंगे आप, उनके पार्टिकुलर्स, नेम, एड्रेस, दिन नंबर, ये वो, लेकिन बड़ी बात है जो उनके पास शेयर होल्डिंग है या सिक्योरिटीज कह लीजिए कोई भी है, कहाँ है, कैश नाम की कोड की है, लेकिन 5 कंपनियां हैं, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, एक सी और आ गया तो उसका मतलब है सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, या जिसे आप कह सकते हैं को सब्सिडरी, ग्रुप कंपनीज के लीजिए। तो ये एक रजिस्टर कंपनी आरओ में रखेगी और इसके एक रिटर्न देखिए, रूल 18 कहता है DIR 12 में आप आरओसी को 30 दिन के भीतर देंगे, और उनमें कोई चेंज भी आ जाता है तब भी ये रिटर्न आपको फाइल करनी होती है, लेकिन ये रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप 100% क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। और इसी से रिलेटेड देखिए सेक्शन बनता है 171, ये रजिस्टर को देखने का, इंस्पेक्शन का एंड उसका एक्सट्रैक्ट या कॉपी लेने का हक किसका है, मेंबर्स का है। तो इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन एक्सट्रैक्ट कॉपी लेना है तो आप रिक्वेस्ट दीजिए और आपको ये कॉपी वगैरह एक्सट्रैक्ट दे दी जाएंगी 30 दिन के भीतर, लेकिन आपके ऊपर फीस लगेगी। लेकिन सेम वे में जैसे 170 सेक्शन नहीं लगा था 100% गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, तो ये आपके ऊपर भी नहीं लगेगा। 172 सेक्शन एक बढ़िया सेक्शन है, इसे मैं क्या कहता हूं कि एक बैलेंसिंग फिगर इस चैप्टर का, कि पेनल्टी है, अगर किसी सेक्शन में पेनल्टी नहीं दे रखी तो पेनल्टी क्या होगी, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगी। देखिए 50,000 रुपए लगेंगे एंड 500 रुपए डेली के लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम 500 करते करते 3 लाख कंपनी पे होंगे और ओआईडी के ऊपर होंगे 1 लाख रुपया। एक चीज और ना साथ में भूलें, अगर किसी चैप्टर में पेनल्टी नहीं दे रखी कोई बैलेंसिंग फिगर, तो कंपनीज एक्ट में एक बैलेंसिंग फिगर पेनल्टी है सेक्शन 450 पूरे एक्ट के लिए, अगर कहीं भी पेनल्टी ना हो। साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड इस प्रश्न का भी ध्यान दीजिएगा, कई बार आ जाता है कि जो सीएस है, कंप्लायंस ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर है, उसको डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ कंप्लायंसेस देखने होते हैं। तो उसका काम क्या है, उसका काम है 152(3) में देखना कि डिन आपके पास होना चाहिए। 4 में आप ये डिन और डिस्क्वालिफिकेशन आप नहीं है 164 में कंपनी के पास दीजिए। 5 में अपनी रिटन कंसेंट DIR 2 में दीजिए, और डिन लेने के लिए वही 153 से लेके 159 का कंप्लायंस भी आप लिख सकते हैं। और अपॉइंटमेंट अगर कंपनी कर रही है तो स्वाभाविक है जनरल मीटिंग में करेगी तो OR पास होना चाहिए, और अगर बोर्ड कर रहा है तो 161 का कंप्लायंस होना चाहिए। जैसे हमने कैजुअल वैकेंसी में कहा था वहां बोर्ड मीटिंग मस्ट है, मतलब RBC रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से काम नहीं चलेगा। देन आपका काम ये भी है रजिस्टर वगैरह मेंटेन करवाना। तो इस तरह से 6-7 पॉइंट आपको ये भी आने चाहिए। इसके साथ बच्चों अभी हमारा कंसेप्ट रह गया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, उस पर आते हैं। देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर 149 में सब सेक्शन 4 से लेकर 13 तक है, साथ में सेक्शन 150 आता है डेटा बैंक, साथ में उसकी डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो उससे रिलेटेड ये हल्का सा चार्ट है, लेकिन आइए हम स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 150 की कहां से लेके आएंगे, जो हम कहते हैं उनका सिलेक्शन या डेटा बैंक, रेड विद रूल नंबर 6। तो देखिए पहली बात यह है, डेटा बैंक में क्या है, जो आदमी किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए डिजायरस है तो वो उस डेटा बैंक में अपने आप को रजिस्टर करवाए, अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन के साथ। DIR 1 नाम का आप एक फॉर्म भरेंगे, और ये डेटा बैंक कौन मेंटेन करता है, कोई बॉडी, इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, और ये कौन कैसे किया हुआ, IICA मानेसर, जिसका मतलब हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, जो कि गुड़गांव में जगह है। तो वहां ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, ये अपनी वेबसाइट में डाल के रखते हैं ताकि किसी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए वहां से ले सकते हैं। लेकिन ड्यू डिलिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी IICA की नहीं है, रादर ये कंपनी की ही रहेगी। और
ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन नंबर 150 डाटा बैंक वाला या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सारे कह लीजिए 149 4 से लेके 13 तक मोटा मोटा कह लीजिए, इस सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर नहीं लगता अगर उसने 92 या 137 ARFS का डिफॉल्ट नहीं किया। मतलब सेक्शन 8 कंपनी के लिए काहे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके आए यार, वो तो वैसे ही प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो रूल नंबर 6 में काफी कुछ आंसर है। क्या कहता है रूल नंबर 6? जब डाटा बैंक में आप रजिस्टर हो रहे हो, पहली बात तो आप इंडिविजुअल होंगे, और तो है क्या, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ए कंपनी, मतलब आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। तो कहते हैं जैसे ही रूल्स कमेंस होते हैं आपको 13 महीने के अंदर अंदर, देखिए अब इसका आज के दिन कोई रेलिवेंस नहीं इस पॉइंट का, क्योंकि बड़ी पुरानी बात होगी 2019 वाली। तो कहता आपने अगर हो तो 13 महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई कीजिए IICA के पास फॉर इंक्लूजन इन डाटा बैंक। और या फिर कोई और भी आदमी आज के दिन अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए इनको, और आप अप्लाई कर सकते हैं 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, लाइफ टाइम, क्योंकि फीस डिपेंड उसी के ऊपर करती है कि आप कितने दिन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। नाउ 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम था तो रिन्यूअल कराओगे, 1 साल खत्म हो गया तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको करवानी होती है, और ऑब्वियसली इसके ऊपर फीस लगेगी। लाइफ टाइम में तो दोबारा नहीं लगती, स्वाभाविक है। और आपको अपनी एक नेचुरल है, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनोगे तो 149 6 7 इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस। मेन है डाटा बैंक में आप आ गए हो, आंसर इतना आसान नहीं है। आपको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, पास करना होगा, विद इन 2 साल के भीतर करना होगा। उसके अंदर 50% मार्क्स इन एग्रीगेट लेने होंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये टेस्ट देने की आपको आवश्यकता नहीं है अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में डायरेक्टर या KMP हैं, कम से कम 3 साल से हैं। तो जिस दिन आप डाटा बैंक में इंक्लूड हुए, पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है, 3 साल से आप डायरेक्टर या KMP कहाँ है, 5 पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। पहला, आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी में है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी PUC है 10 करोड़, या कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो हिंदुस्तान के बाहर रजिस्टर्ड है तो उसकी PUC रुपीज में नहीं है, 2 मिलियन USD में है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में या किसी और देश में, लेकिन वो देश क्या होना चाहिए, FATF मेंबर, जो कि हम मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या ISCO का मेंबर जिसे हम कहते हैं। जैसे यहां हमारे SEBI है तो ये है सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड एक इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेटर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। 5वां पॉइंट बनता है, आप ऐसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो जो सेटअप है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, और आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। इसी में पॉइंट नंबर B आता है, स्टिल आपको ये पेपर देने की आवश्यकता नहीं है अगर आप 3 साल से, मतलब आप डायरेक्टर KMP की बात नहीं हो रही, लेकिन 3 साल वाला पॉइंट सेम है, आप इस पे स्केल पे हो। कौन से पे स्केल पे हो? पे स्केल का मतलब होगा नौकरी कर रहे हो। पहली बार नौकरी कहां कर रहे हो, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, और वहां पे कौन सी पोजीशन पे हो, डायरेक्टर या इक्विवेलेंट पे हो, और आपका तजुर्बा जो है वो कई चीजों से रिलेटेड है, कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह कह लीजिए, राइट, आपका अच्छा तजुर्बा है। या फिर आप क्या हो, किसी भी रेगुलेटर, क्योंकि ये भी सरकारी बॉडी है जैसे SEBI, RBI, IRDA वगैरह, पेंशन फंड में, यहां पे अगर आप हो 3 साल से हो और आपको पे स्केल मिल रहा है कौन सा, चीफ जनरल मैनेजर और अबव, तो आपको ये पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात मेन जो आती है, ये आगे हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, अगर 10 साल से आप एडवोकेट हो या प्रैक्टिसिंग CA, CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो भी आपको ये पेपर देना नहीं पड़ता। अब इसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखिए मैंने कहा था डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, कहता विच मीन्स एज रेफर्ड अंडर 149(6), और 149(6) क्या कहता है, ये एक डायरेक्टर है लेकिन अदर देन, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना MD हो सकता है, ना होल टाइम हो सकता है, ना नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी पहले भी मैंने 161(3) में बताया था, नॉमिनेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी में चाहिए होते हैं, सब सेक्शन 4 रेड विद रूल नंबर 4 कहता है हर लिस्टेड कंपनी को चाहिए, लिस्टेड हमेशा पब्लिक कंपनी होती है, और कितने चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन 1/3 करके अगर फ्रैक्शन आ गया तो उसको राउंड ऑफ 1 में करना है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 3 लिमिट्स हैं, या तो PUC 10 करोड़, या टर्नओवर 100 करोड़, या DDL, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डिपॉजिट, डिबेंचर, लोन, इन तीनों को एग्रीगेट मिला के ध्यान रखिएगा, मोर देन 50 करोड़। तो यहां इनको 1/3 जैसे यहां था लिस्टेड के लिए, इनके लिए रिक्वायरमेंट है सिर्फ कितने की, इनको चाहिए भैया 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको चाहिए होंगे। लेकिन अगर ये तीनों लिमिट्स आपके ऊपर कोई भी लग रही है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, लेकिन क्या इस चुंगल से आप बाहर निकल सकते हो, लगातार अगर 3 साल ये लिमिट्स आपके ऊपर तीनों में से कोई भी ना लगे, तब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आवश्यकता नहीं है। और
एक चीज का और ध्यान रखना है, चाहे आप इन लिमिट्स में आ रहे हो तब भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड अगर आप ज्वाइंट वेंचर हो या होली ओन्ड सब्सिडरी, होली का मतलब हो गया 100%, या आप डोरमेंट कंपनी हो, तो आपके ऊपर ये कंप्लायंस नहीं लगेगा। अब सब सेक्शन 7 की बात करेंगे। जैसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि यस मैंने सब सेक्शन 6 का कंप्लायंस किया है, जहां हम एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि वो सबसे टेक्निकल हिस्सा था इसलिए एंड में रख रहा हूं। ये आपको 3 लेवल पे डिक्लेरेशन देनी होती है। पहली बोर्ड मीटिंग जहां आपने इंडिपेंडेंट बनने के बाद पार्टिसिपेट किया था, और हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में, या फिर जैसे ही आपकी कुछ एलिजिबिलिटी में चेंज आता है तो उसके बाद, क्योंकि इससे आपका स्टेटस अफेक्ट होता है, तो उस बोर्ड मीटिंग में आप बताइए। सब सेक्शन 8 कहता है आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट जो कि शेड्यूल 4 डील करता है वो कंप्लायंस करना है। उसमें मेन बात क्या है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में एक सेपरेट एक्सक्लूसिव मीटिंग होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो पक्का आप अटेंड कीजिए, राइट। और अगर इंडिपेंडेंट चला जाता है तो शेड्यूल 4 कहता है उसका रिप्लेसमेंट करना है 3 महीने में, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। इंटरमीडिएट वैकेंसी हम पहले बात कर रहे थे, वुमेन डायरेक्टर वाला सेम है, 3 महीने और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। रेमुनरेशन जो आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली आपका चैप्टर नंबर 13 है 197 198 के मुताबिक, तो उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। रेमुनरेशन की जहां जब हम बात करते हैं तो आपको हक है बोर्ड मीटिंग जिसे कहते हैं सीटिंग फीस लेने का आपको हक है, और बाकी डायरेक्टर से ये कम नहीं होगी। नंबर 2, कोई भी मीटिंग अटेंड करने के लिए आपका कोई खर्चा हुआ है तो वो खर्चे आपको रिम्बर्स किए जाएंगे, ये भी आपके रेमुनरेशन का हिस्सा है। और आपको कमीशन दिया जा सकता है बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, लेकिन अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है या लॉसेज हैं, इनएडिक्वेट हैं, तो शेड्यूल 5 के कंप्लायंस से आपको रेमुनरेशन दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको स्टॉक ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद सब सेक्शन 11 आपका टेन्योर क्या रहेगा। तो टेन्योर पे अगर हम देखते हैं तो पहली बात, जैसे मैंने कहा था ये पहले भी हम देखा थे, उसको लगातार 5 साल का टेन्योर मिलेगा। उसको एक सेकंड भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना होगा। इससे 5 पर 5 करके 10 साल का उसका टेन्योर हो सकता है। और उसके बाद लेकिन 3 साल का आपको कूलिंग लेना होगा, और इस 3 साल में आपका कंपनी के साथ कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आती है कि जैसे यहां सब सेक्शन 12 कहता है कि आपकी लायबिलिटी तो रहेगी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी आपने गलत काम किए हैं, एक्ट या ओमिशन, लेकिन और साथ में ये भी लिखा है यहां पे, इस चीज को थोड़ा मैं इग्नोर भी कर देता हूं लेकिन चलिए बता भी देता हूं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव तो वैसे भी नहीं होता, और कहता आप प्रमोटर के एमपी नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर गड़बड़ हुई है आपकी नॉलेज या कंसेंट से आप क्या होंगे, उसके लिए लायबल होंगे। सेक्शन 8 कंपनी के लिए पहले बताया था मैंने, ये सेक्शन नहीं लगेगा। अब आखिरी हिस्से में आ जाते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, तो ये है सब सेक्शन 6 के अंदर। तो 149(6)(a) के अंदर आता है, सबसे पहले आप एक इंटीग्रिटी के आदमी होने चाहिए, ऑनेस्टी वाले, इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उनकी ओपिनियन के मुताबिक आपके पास प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज होना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड है। एंड ना आप प्रमोटर कंपनी के हैं ना थे, ना ही आप प्रमोटर से आपका कोई रिश्ता है, तो आप ना रिलेटेड हैं प्रमोटर से या डायरेक्टर से, किसके, 4 कंपनी, जहां इसका मतलब है कैश कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग के। देन आपका कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट ना है ना था, जिसका मतलब है कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना है ना था, किसके साथ, 6 के साथ। 6 कौन है, वही कैश प्लस देयर प्रमोटर एंड डायरेक्टर के साथ। कब नहीं होना चाहिए भैया, ना तो करंट फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, ना ही पिछले 2 साल में होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कंपनी से रेमुनरेशन मिल रही है या कंपनी के साथ अगर आपकी ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा 10% आपकी टोटल इनकम का, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसे पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं मानेंगे। देन आता है कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट आपके रिश्तेदारों का भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे फर्दर हमें 4 क्लॉजेज देखनी है, जो कि पहली कहती है कि रिश्तेदारों के पास कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसका, वही 4 कंपनी कैश का, ना करंट फाइनेंशियल ईयर में, ना ही पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन रिलेटिव को एक एक्सेप्शन दी गई है, वो सिक्योरिटी ले सकता है लेकिन सिर्फ कंपनी में, लेकिन फेस वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50 लाख रुपए या 2% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल ऑफ कैश। देन ये रिश्तेदार से रिलेटेड क्लॉज 2 आती है, आप इंडेप्टेड नहीं होने चाहिए, मतलब पैसे नहीं देने, किसको, वही 4 कंपनी कैश
प्लस देयर प्रमोटर और डायरेक्टर, डेट मीन 6 लोग हो गए। इन एक्सेस मतलब कितने पैसे, 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख तक कोई पंगा नहीं है, 50 लाख से ज्यादा पे है। कब? सेम आंसर है करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तीसरा पॉइंट आता, आपने गारंटी ना दी हो, किससे रिलेटेड? इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन, किसको? अगेन 6 है लेकिन यहाँ 6 डिफरेंट है, 4 तो वही कैश आ गए, प्लस चारों का प्रमोटर, प्लस लेकिन डायरेक्टर किसका? होल्डिंग कंपनी का। और गारंटी किससे ज्यादा दिया आपने? वही सेम अमाउंट है, 50 लाख से ज्यादा। कब दी है? सेम आंसर है करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देन क्लोज 4 आती है जो कहती है हैज एनी अदर पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद कैश, मतलब किसी तरह से कोई और बैलेंसिंग फिगर पॉइंट हो गया, अमाउंटिंग टू 2% ऑफ टर्नओवर या टोटल इनकम। और ये जो बैलेंसिंग फिगर पॉइंट है 2% ऑफ टोटल इनकम या टर्नओवर, कहता है ये कैसे देखना है? सिंगली और इन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ऊपर हमने 3 पढ़ी है। मतलब यहाँ पे जो लिमिट है वो किसके साथ देखनी है? अकेली या अलग से नहीं, बाकी तीनों को मिला के। देन नेक्स्ट पॉइंट आता, आप कवर्ड बाय प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना तो खुद हो ना ही आपका रिश्तेदार हो, मतलब दोनों के ऊपर ये पॉइंट है। तो इसमें पहली क्लॉज आती है, ना तो आप हैं या थे केएमपी या एम्प्लॉय, किसमें? कैश में। कब? यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं, सीधे 3 पिछले फाइनेंशियल ईयर है, मतलब इस साल का कोई इश्यू नहीं है। और एक्सेप्शन यहाँ है सिर्फ रिलेटिव के लिए, वो भी कब? अगर वो एम्प्लॉय हो तो अलाउड है। एंड क्लॉज 2 में आता है जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूं ईपीपी, ना आप एम्प्लॉय, ना प्रोप्राइटर, ना पार्टनर, ना है ना थे। कब? अगेन आंसर है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। करंट फाइनेंशियल ईयर का यहां कोई लेना देना नहीं है। कहानी फर्म ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर में सिंपल ऑडिटर भी आ गया, सीएस सेक्रेटेरियल ऑडिट भी आ गया, कॉस्ट ऑडिट भी आ गया, या फिर किसी लीगल या कंसल्टेंसी फर्म में, लेकिन वहां पे एक मॉनेटरी लिमिट है, मतलब इतना, मतलब एक तरह से क्या कहा गया है कि उनके साथ ट्रांजैक्शन with cash amounting to 10% of gross turnover of such firm। तो वहां पे एक तरह से हो गया कि भैया आपको एक लिमिट दे दी गई है कि भाई 10% या उससे ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, तो 10% से कम तक आपका हो सकता है यहां पे पेक्यूनरी इंटरेस्ट या कह लीजिए, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्लॉज नंबर 3 कहती है अगर आपके पास रिश्तेदारों के साथ मिलके क्या है 2% वोटिंग राइट है, सिर्फ किसके? कंपनी के, तो इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्लॉज कहती है, क्लॉज नंबर 4, आप या रिश्तेदार जो भी है सीईओ या डायरेक्टर हैं किसके? एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, और उस एनपीओ में वो एनपीओ क्या कर रही है? 25% उसकी रसीद किससे आ रही है? आपसे आ रही है, कैश। टोटल 6 है, और इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर, या वो जो एनपीओ है उसके पास क्या है? 2% वोटिंग राइट है, लेकिन वोटिंग राइट का जो पॉइंट आता है, चाहे ऊपर वाला था, यहां सिर्फ वर्ड ऑफ कंपनी था, यहां पे भी वर्ड क्या है? ऑफ कह लो या इन कंपनी कह लो। तो देखिए नेचुरल है, जिन्होंने बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ उनके लिए रिवीजन के लिए तो बेटा एक यूटिलिटी निकलेगी, और स्पेशली जो मुझसे पढ़े हुए हैं, क्योंकि हैंड रिटन में जैसे हमने मेहनत करी थी, आपके लिए यूटिलिटी निकलेगी। तो आई होप सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको यूटिलिटी मिली है इस लेक्चर से तो बड़ी अच्छी बात है। गॉड ब्लेस एंड गुड लक फॉर योर पेपर्स।